आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर मनी। ठीक है, तो मनी को समझने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना है कि तुम्हारा ये बार्टर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम हम कह सकते हैं, बार्टर सिस्टम को याद रखो बार्टर एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब है रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, जिसमें हम गुड्स के बदले क्या करते हैं, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम। ठीक है, और सबसे मेन चीज तुमको ये याद रखना है कि बार्टर सिस्टम को हम लोग सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीसी इकोनॉमी। सी का मतलब क्या होता है? सी स्टैंड फॉर द कमोडिटी। ठीक है, सीसी इकोनॉमी। आफ्टर दैट एग्जांपल की बात करें तो क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन अ फार्मर गेट्स व्हीट एंड गेट्स क्लॉथ फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न इट इज नोन एज अ बार्टर सिस्टम। ठीक है, यानी जिस किसान के पास व्हीट था उसको कपड़े चाहिए थे, तो उसने दूसरे को क्या दिया? व्हीट देके उससे कपड़े ले लिया, तो ये तुम्हारा क्या कहला गया? बार्टर सिस्टम। यहां देखो कि मनी का इस्तेमाल नहीं हुआ है ना। आफ्टर दैट जो तुमको एक चीज याद रखना है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ठीक है, कि बार्टर सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो सिंपल सा, जहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता है वहीं पे बार्टर सिस्टम क्या होता है? वर्क करता है। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यही कह रहा है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो जैसे कि अभी बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स काम करता है तभी बार्टर सिस्टम वर्क करता है, लेकिन फिर वही है, हमेशा क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स रहता है? नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता? तो देखो पहले ये है क्या, तो कह रहा है द बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ द बायर एंड सेलर्स आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। फॉर एग्जांपल, A can exchange goods with B only when A has a what B wants and B has a what A wants. However, such a double coincidence is very rare. जैसे A और B है, ठीक है, तो सिंपल सा मान लो हम अगर वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और पीछे मान लेते हैं जो भी है वो क्या कर रहा है? राइस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, अब अगर हमें राइस चाहिए, ठीक है, तो हम कहां जाएंगे? जिसके पास राइस है। लेकिन जिसके पास राइस है अगर उसको वीट चाहिए होगा तभी तो हम एक्सचेंज कर पाएंगे। लेकिन पता चला जिसके पास राइस है उसको वीट ना चाह के कोई दूसरा फूड ग्रेन्स चाह रहा है, तो क्या वो हमसे एक्सचेंज करेगा? नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो होता है बहुत रेयर मिलता है। ठीक है, ये तुम्हारा लिमिटेशन हो गया। इसके बाद कह रहा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू क्या कह रहा है? कह रहा है इन द बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट of equal value and there is a no common measure unit the value of goods and service in which exchange ratio can be expressed. For example, if A has wheat and B has rice, then it is difficult to decide how much wheat is needed to exchange with 1 kg of rice. ठीक है, जैसे कि हमने wheat और rice का एग्जांपल दिया है, तो ये तो है कि मान लो ठीक है हमारे पास wheat है, तुम्हारे पास rice है और दोनों को एक दूसरे के प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन अब हम कितना तुमको wheat देंगे, तुम हमें कितना rice दोगे, इसकी वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे? अभी तो मान लो मनी है तो हमें पता है वीट की प्राइस इतनी है, राइस की प्राइस इतनी है, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा था नहीं, तो ये वैल्यूएशन करना क्या होता था? डिफिकल्ट होता था। आगे कह रहा है तुम्हारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? वन वर्ड में याद रखो, इसका मतलब है फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? अंडर द बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस विद द ईज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला कहता है the borrower may not be able to arrange goods of the same quality at the time of repayment. There may be a conflicts regarding which specific commodity is to be used for repayment. The commodity to be repaid may lose or gain its value at the time of repayment. ठीक है, कहने का मतलब क्या? अब जो डिफर्ड पेमेंट है तुम्हारा, ठीक है, तो हमने कहा फ्यूचर पेमेंट, तो अब किसी से हमने अगर उधार पे लिया है तो उसको फ्यूचर में हम कितना एग्जैक्ट अमाउंट देंगे, आज के टाइम में कि इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में हम उसको 5 साल बाद कितना एग्जैक्ट अमाउंट के अगर हम किसी से 10 केजी या 100 केजी वीट क्या किए हैं? उधार लिए हैं। उसी तरह हो सकता है उस टाइम पे हम उसको वो अगर रिटर्न भी कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, तो जो क्वालिटी का वो हमें दिया था क्या एग्जैक्ट सेम क्वालिटी का हम दे पाएंगे? नहीं। इसके लिए भी इशू बन सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इशू इसके लिए भी बन सकता है कि हो सकता है उस टाइम पे उस गुड्स की कोई वैल्यू ही नहीं हो। समझ रहे हो? आज अगर किसी चीज गुड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है मार्केट में, तो जरूरी नहीं है 10 साल बाद भी उसी गुड्स का इंपॉर्टेंस होगा, मे बी देयर मे बी अ चेंज। ठीक है, आफ्टर दैट कह रहा है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या कहता है? अंडर द बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक वीट, राइस, वेजिटेबल एटसेट्रा डू नॉट पॉजेस ड्यूरेबिलिटी. Storage of goods requires time and efforts. As a result, goods cannot be used to store earning for a long period. समझ रहे हो मतलब?
लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम में अगर हमको 1 लाख रुपए रखना है अपने तिजोरी में भर के, तो रख सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। अब तिजोरी में भर के हमने 1 लाख रुपए रख दिया और 10 साल बाद अगर हम उसको ओपन करते हैं तो कितना होगा उसका अमाउंट? 10 लाख होगा, है ना? 1 लाख ही होगा। तिजोरी में ऑटोमेटिक कैसे बढ़ेगा गधे, ठीक है। तिजोरी में अगर 1 लाख रहते 10 साल बाद भी हम ओपन करेंगे उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वही 1 लाख रुपए की जगह 100 kg राइस रखें किसी स्टोर रूम में, तो क्या होगा? 10 साल बाद उसको अगर हम ओपन करके निकालते हैं तो वो सड़ जाएगा, घुन लग जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। लेकिन वही पैसा अगर हम रखते हैं, उसी राइस का पैसे में कन्वर्ट करके रखते हैं, तो वो खराब नहीं होता। दूसरी चीज, 1 लाख रुपए हमने रखा, वो कितना स्पेस लिया, और 1 लाख का हमने वहां पे फूड ग्रेन्स रखा, वो कितना स्पेस लिया? अंतर है दोनों में, तो वो ज्यादा स्पेस भी लेता था, इसीलिए स्टोर ऑफ वैल्यू क्या था, मिसिंग होता था तुम्हारा बार्टर सिस्टम में वहां पे, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं मनी की। मनी क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा कह रहा है, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कमोडिटी, जिसको कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज करने में इस्तेमाल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो क्या कहलाएगा? मनी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, विच है मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है, समझ रहे हो। और सबसे मेन चीज तुमको याद रखना है कि जो चीज अभी हमने पढ़ा है बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन, उसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए तो मनी लेके आया गया है। इसका मतलब वो मनी का क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, हमको 2-2 बार चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन, मनी का क्या हो गया? इंपॉर्टेंस हो गया, क्लियर है। आफ्टर दैट कह रहा है द टर्म मनी इज यूज्ड टू कवर ऑल सच थिंग्स सच एज कॉइंस, करेंसी नोट्स, चेक्स एटसेट्रा व्हिच आर यूज्ड टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स। तो सिंपल सा है, मनी क्या है? जो हम लोग पेपर नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोग कॉइन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस में यही सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन इसके साथ साथ देखोगे वो लोग चेक्स वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बैंक ड्राफ्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सब भी क्या होता है तुम्हारा मनी की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बाद में नोट्स बना लेना इसका देख के, ठीक है। आगे देखो फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। तो ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, ठीक है, याद रखना। ये फंक्शन ऑफ मनी, जनरली तुम्हारे फंक्शन ऑफ मनी को क्या किया गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है तुम्हारा प्राइमरी फंक्शन और अगला है तुम्हारा सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट प्राइमरी फंक्शन को अगर देखोगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू में डिफाइन किया गया, उसी तरह सेकेंडरी फंक्शन को स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक। तो ये देखोगे फंक्शन ऑफ मनी भी है, और अगर हमको इंपॉर्टेंस बोलना हो तो हम इसको लिख सकते हैं उसमें भी। अब बात करें प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है? तो कह रहा है प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी विच इट मस्ट परफॉर्म इन एवरी कंट्री, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन है मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पहले आता है, ठीक है। और सेकेंडरी फंक्शन यानी जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन में पहला फंक्शन है तुम्हारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ऑलरेडी बता चुके मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? हमको कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करना है, कोई भी गुड्स परचेस करना है, तो हम किसके एक्सचेंज में करते हैं? मनी के, ठीक है। पैसा देंगे तभी तो हमको कोई प्रोडक्ट देगा, ठीक है, समझ रहे हो। मार्केट में जाएंगे, कुछ भी शॉपिंग करना है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। आफ्टर दैट मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू क्या कहता है? कहता है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशंस इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। आज के टाइम में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्राइस उसका हम मेजर कर पाते हैं? कर पाते हैं ना, एग्जैक्ट उसकी प्राइस कितनी है। कोई पार्ले बिस्किट खरीद रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, या अभी तुम कचौड़ी खाने गए हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं ना वैल्यू को। आगे हम बात करें सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। याद रखना सेकेंडरी फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो नाम याद रखना है तुमको कि सेकेंडरी फंक्शन इज आल्सो नोन एज डेरिवेटिव फंक्शंस, ठीक है।
इसमें क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट अभी बता चुके हैं। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है, फ्यूचर पेमेंट, है ना। तो फिर से इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है। अगर हम किसी से आज के टाइम में 1 लाख रुपीज अगर हम उधार ले रहे हैं तो 1 साल बाद हमको कितना पे करना है या 10 साल बाद कितना पे करना है इंटरेस्ट के साथ, वो एग्जैक्ट हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर डेट स्टोर ऑफ वैल्यू है, तो फिर वही तिजोरी वाला एग्जांपल बता चुके हैं कि आज के टाइम में अगर हम उतने रुपीस को अगर हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो वो ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू बार्टर सिस्टम में फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखना। क्लियर है। आगे हम बात करें मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई क्या होता है, तो अब इसको ध्यान दो। कह रहा है मनी सप्लाई रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इन अ इकोनॉमी। ठीक है, यानी मनी सप्लाई का मतलब वो सारा मनी जो कि कौन हेल्ड कर रहा है, पब्लिक हेल्ड कर रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, ये याद रखना है कि जो मनी सप्लाई होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये तो पता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एग्जैक्ट मेरे पॉकेट में कितना रुपीज है, मान लेते हैं मेरे पॉकेट में 11 रुपए है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन इस महीने मेरे पास कितना रुपया रहा होगा, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वही यहाँ कह रहा है मनी सप्लाई जो होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखो, जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है वो क्या होता है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, इसे याद रखना। अपडेटेड फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई कह रहा है इट इंक्लूड्स money held by the public only. The term public signifies the monetary using sector, that is individual and business firms. फिर कहता है it does not include money creating sectors, that is government and banking system. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो भी पैसा ये हमारे पब्लिक के पास है या बिजनेस फर्म के पास है, सिर्फ और सिर्फ वही पैसा आएगा। तुमको याद रखना यह है कि गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनके पास भी होता है, लेकिन इनके पास जो पैसा है, ध्यान देना, उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसका रीजन पता है, उसका रीजन यही है क्या, कि ये एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं आते। एक्चुअल सर्कुलेशन में यानी मनी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन सा पैसा आता है, तो सिंपल सा है, जो लोगों के पास है। ठीक है, जो खर्च हो रहा है। लेकिन सरकार के पास जो है और जो बैंक के पास है वो पैसा तुम्हारा मनी सप्लाई में नहीं आएगा, ये तुमको दिमाग में बैठाना है। फिर कह रहा है, जैसे कि हम बताएं कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये कह रहा है स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो अभी बताएं स्टॉक कॉन्सेप्ट वही होता है जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। किसकी बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम की। और अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट हम बात करें मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है, तो याद रखो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, M1, M2, M3 एंड M4। अब बात करते हैं ये तुम्हारा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है क्या। बात करें तुम्हारे M1 की। ठीक है, तो देखो M1 क्या कहता है, कहता है इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शंस मनी। ठीक है, मनी सप्लाई को किस नाम से जाना जा रहा है, ट्रांजेक्शन मनी के नाम से जाना जा रहा है, ये याद रखो। ठीक है, as it can be directly used for making transactions। फिर कह रहा है M1 is the most liquid measures। तो ये तुमको याद रखना है, most liquid measures of the money supply as all its components are easily used as a medium of exchange। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन मेजर होता है वो तुम्हारा क्या होता है, M1 होता है। और M1 में तुमको याद रखना है कि तुम्हारे M1 को हम ट्रांजेक्शन मनी भी कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। ठीक है, क्या होता है, मोस्ट लिक्विड तुम्हारा होता है M1। ठीक, आगे हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है चीजें, तो सबसे पहला कह रहा है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। तो ऑलरेडी बता चुके हैं, मनी सप्लाई में वही पैसे आते हैं जो कि पब्लिक के पास हो और जो बिजनेसमैन के पास हो। ठीक है, तो इसमें कहता है इट कंसिस्ट पेपर नोट्स कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, फिर कह रहा है करेंसी मनी इज आल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। तो ये याद रखो कि करेंसी मनी को हम किस नाम से जानते हैं, फिएट मनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, फिएट मनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज आल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी। और किस नाम से जाना जा रहा है इसको, लीगल टेंडर मनी। ठीक है,
क्यों जाना जा रहा है बताया जाए, जानना चाहते हो तो समझो। करेंसी और जो कॉइन्स होता है फिएट मनी इसलिए कहा जाता है, यानी फिएट मनी ऐसा मनी होता है जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है, या गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इशू होता है। ठीक है, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट इशू करा रही है, उनके ऑर्डर पे इशू हो रहा है, वो क्या कहलाता है, फिएट मनी कहलाता है। और वही मनी तुम्हारा क्या कहला रहा है, लीगल टेंडर मनी कहला रहा है। क्या कहला रहा है, लीगल टेंडर मनी। जैसे पेपर नोट्स हो गया, कॉइन्स हो गया, ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारा, फिएट मनी या लीगल टेंडर मनी। ठीक है, लेकिन वो पैसा जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे नहीं इशू किया जा रहा है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, नॉन लीगल टेंडर मनी कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, नॉन लीगल टेंडर मनी। अब ऐसा कोई पैसा है जो कि गवर्नमेंट इशू नहीं करती है लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कोई मनी है? चेक। क्या है चेक? क्या चेक हम लोग ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में इस्तेमाल करते हैं ना, बैंक ड्राफ्ट वगैरह ये सब। लेकिन ये सब तुम्हारा क्या है, ये सब क्या है तुम्हारा, नॉन लीगल टेंडर मनी। आगे मनी लिखा हुआ है, यानी हम लोग ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बताया मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, है ना। आगे देखते हैं, एक तो है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, अगला कह रहा है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये क्या कह रहा है, तो कहता है डिमांड डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स व्हिच कैन बी इनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स एट द टाइम बाय द अकाउंट होल्डर्स। A demand deposit is treated as equal to the currency held as it is readily accepted as a means of payment. It must be noted that demand deposits are taken on a net basis, that is interbank deposits are excluded. While calculating M1, only demand deposits are considered as a part of money supply and not the term deposit. Demand deposit is equal to saving account deposit plus current account deposit. ठीक है, मतलब समझ रहे हो? कहने का मतलब है वो सारा पैसा जो कि हम लोग चेक के थ्रू इनकैश करा सकते हैं बैंक से, वो सारा पैसा तुम्हारा क्या कहलाएगा, डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। और हमको याद रखना है कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो किसके इक्वल होता है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट के इक्वल है। ठीक है, अब देखोगे इसमें तुम्हारा फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो जब हम चाहें तब हम निकाल नहीं सकते बैंक से, लेकिन जो हमारे करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जब चाहे तब हम उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। क्लियर है। आगे कह रहा है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इसमें क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक्स, IMF एटसेट्रा। However, it does not include deposits of the Indian government and commercial bank with RBI. It must be noted that other deposits with RBI constitute a very small portion of M1, therefore they do not have any significant role to play in monetary policy formulation. ठीक है, कहने का मतलब क्या कि आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स आता है वो डिपॉजिट्स भी तुम्हारा क्या होता है, M1 में ऐड होता है। ठीक है, लेकिन कौन सा होता है, तो जो तुम्हारे फॉरेन बैंक्स या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है फॉरेन की, उनका जो पैसा होता है उनका। लेकिन अगर अपनी सरकार का पैसा तुम्हारा इसमें है या कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास है, तो वो चीजें इंक्लूड नहीं होती है इसमें। ठीक है, आगे हम बात करें M2, तो M1 याद रखना, बाकी तुमको क्या करना है, ऐड ऑन करना है उसमें। ठीक है, मेन वही है तुम्हारा, उससे तुम्हारा M2, M3, M4 देखोगे याद हो जाएगा, क्योंकि M2 में देखोगे क्या कह रहा है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी M1 में क्या था हमें याद हो गया, तो बस M2 को याद कर लो तुम, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, इसके बारे में जानते हो तुम लोग, जैसे कह रहा है यहाँ देखो, अ सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज नॉट withdrawable by check, so they could not be placed under the demand deposit with the bank. As a result, the concept of M2 involved. ठीक है, क्यों, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो पैसा होता है, तुम लोग को तो पता ही है, पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा किए जा सकते हैं, है ना, पोस्ट ऑफिस बैंक में। ठीक है, लेकिन वहां पे चेक्स वगैरह नहीं चलता कि जब चाहे तब हम उसको चेक के थ्रू विड्रॉ कर ले, इसलिए देखोगे इसको M1 में ना रख के किस में रखा गया है, M2 में रखा गया है। ठीक है, आफ्टर दैट M3, M3 क्या होता है, तो कह रहा है दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1. इन एडिशन टू M1 इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स नेट टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो M3 में क्या इंक्लूड हो जा रहा है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, क्या इंक्लूड हुआ, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक।
ठीक है। आफ्टर दैट M4 की अगर हम बात करें तो M4 क्या कह रहा है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है, एक्सक्लूडिंग NSC, ठीक है। NSC को छोड़ के तुम्हारा, ठीक है, जितना भी M3 और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है वो तुम्हारा किसका पार्ट हो गया, M4 का पार्ट हो गया। इसके बाद तुमको सिर्फ और सिर्फ याद रखो कि M1 के बारे में जानना है, M2, M3, M4 का तुमको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन आता है अक्सर इससे रिलेटेड। अब बात करें तुम्हारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा M1 जो होता है वो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है और M4 जो होता है सबसे कम लिक्विड होता है। तो ये तुमको याद रखो, MCQ में पूछ सकता है, चांसेस हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, कि सबसे ज्यादा लिक्विड मेजर्स किसका होता है, M1 का होता है, और सबसे कम लिक्विड मेजर किसका होता है, M4 का होता है। क्लियर है। आफ्टर दैट कह रहा है M3 इज वाइडली यूज्ड एज अ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई एंड इट इज आल्सो नोन एज द एग्रीगेट मनी मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। तो याद रखो M3 का तुम्हारा और एक नाम है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। आफ्टर दैट कह रहा है M1 एंड M2 आर जनरली नोन एज नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट्स whereas M3 एंड M4 आर नोन एज द ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे MCQ के आने के चांसेस हैं, खासकर M1 का ये पहला वाला पॉइंट और ये लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें तुम्हारा यही कह रहा है कि M1 और M2 जो है वो तुम्हारा क्या होता है, नैरो मनी कॉन्सेप्ट होता है, और M3 और M4 जो होता है वो ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत, बढ़ा जाए आगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम जानते हैं ये हाई पावर्ड मनी क्या होता है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय द RBI एंड द गवर्नमेंट इन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। पहला कह रहा है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और दूसरा कह रहा है कैश रिजर्व विद द बैंक, ठीक है। तो सिंपल सा है, हाई पावर्ड मनी ऐसा मनी जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तुम्हारी RBI या तो गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद ये दो चीजें रखता है अपने पास, एक तो क्या है जो पब्लिक अपने पास पैसा रख रही है, जो पैसा पब्लिक के पास है, और वो पैसा जो कि बैंक के पास है, ये दोनों पैसा क्या कर रहा है, हाई पावर्ड मनी क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट व्हाइल हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड कैश रिजर्व विद द बैंक। इट मींस करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। मतलब समझ रहे हो, सिर्फ इसके पहले जो पढ़े मनी सप्लाई में, ठीक है, वहां पे क्या था, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक था कैश एंड कॉइन्स में, ठीक है। हाई पावर्ड मनी में भी वो रहता है, लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ गया तुम्हारा, क्या, कैश रिजर्व विद द बैंक, ठीक है। एक एक्स्ट्रा जुड़ गया तुम्हारा, क्या, कैश रिजर्व विद द बैंक। आगे कह रहा है द ओनली डिफरेंस इज दैट मनी इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक व्हाइल हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स कैश रिजर्व विद द बैंक, ठीक है। मनी में सिर्फ क्या होता है तुम्हारा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक इंक्लूड होता है, लेकिन तुम्हारा हाई पावर्ड मनी में क्या हो रहा है, कैश रिजर्व विद द बैंक। अब ये डिमांड डिपॉजिट और कैश रिजर्व का मतलब समझ रहे हो। डिमांड डिपॉजिट का मतलब हमने बताया कि वो पैसा जो कि हम लोग चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं तुरंत, समझ रहे हो। लेकिन क्या हर तरीके के पैसे निकाल सकते हैं, नहीं ना। अब अगर वही पैसा मेरा फिक्स्ड अकाउंट में होगा तो निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, हाई पावर्ड मनी में वो सारा पैसा जो कि बैंक के पास रिजर्व भी रखा हुआ है, वो पैसा भी क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। यानी वो पैसा हम लोग यूज नहीं कर रहे तब भी रिजर्व रखा है बैंक, ठीक है, वो पैसा तुम्हारा किस में जा रहा है, हाई पावर्ड मनी में जा रहा है। इसके बाद देखो कह रहा है H is the high powered as compared to M because cash reserve part of X serves as the actual base for the generation of the demand deposits, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर H को और M को हम कंपेयर करें तो H का मतलब है हाई पावर्ड मनी और M का मतलब तुम्हारा क्या है, सिर्फ मनी नॉर्मल, ठीक है, मनी सप्लाई में जो आता है, ठीक। और फिर तुम्हारा ये कह रहा है कि जो हाई पावर्ड मनी जो है वो क्या कह रहा है, M से ज्यादा वाइडर है। रीजन तो उसका बता चुके हैं, क्यों, क्योंकि हाई पावर्ड मनी में तुम्हारा कैश रिजर्व भी आ रहा है, लेकिन मनी में सिर्फ तुम्हारा क्या आ रहा है, डिमांड डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है। मनी में क्या आ रहा है, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट। बस चैप्टर यहीं पे आज के लिए खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि तुम्हारा क्या होगा, बैंकिंग।